स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं आज यहाँ पर जीव विज्ञान से संदर्भित जैव प्रक्रम पाठ से कुछ प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से नितांत महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे यह उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। हमारा पीकेटी एजुकेट्स नाम का एक पब्लिक चैनल टेलीग्राम पर है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी नोट्स पीडीएफ प्रारूप में प्राप्त हो जाएंगी। तो बिना समय जाया किए हुए आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव मृतोपजीवी है? तो सबसे पहले तो मैं आपको मृतोपजीवी का अर्थ समझाना चाहूंगा कि मृतोपजीवी का मतलब होता क्या है। ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, किंतु वे उस जीव को कोई भी फायदा नहीं देते हैं बजाय नुकसान के, ऐसे जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसकी अंग्रेजी है पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम बात करें अपने ऑप्शंस की, तो हमारा पहला ऑप्शन है अमीबा। तो दोस्तों, अमीबा जो है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए, उसको पचाने के लिए और उसके द्वारा उत्पन्न वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए एक निश्चित पाथवे होता है, एक निश्चित रास्ता होता है। तो अमीबा जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें अपने ग ऑप्शन की, ग विकल्प की, राइजोपस, तो राइजोपस क्या है? एक प्रकार का कवक है, फंजाई है, जो कि ब्रेड्स पर लगता है। कभी गर्मियों में जब ब्रेड्स को छोड़ा जाता है 2 से 3 दिनों के लिए, तो उस पर व्हाइट कलर की, सफेद रंग की एक परत लग जाती है, और ये होते हैं ब्रेड माउल्ड्स, जिसे हम कहते हैं राइजोपस। तो ये एक प्रकार का फंजाई है, और ईस्ट भी एक प्रकार का फंजाई है, जिसे हम कहते हैं खमीर। तो जितने भी फंजाइज होते हैं ये सभी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी पैरासिटिक नहीं होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब ये है कि ऐसे जीव जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइटिक जीवों के अंदर, उनके शरीर के अंदर पाचन तंत्र नहीं होता है, विकसित पाचन तंत्र नहीं होता है, जिसकी वजह से वे अपने भोजन पर बाहर ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ते हैं, और इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा अपने भोजन को बाहर ही पचा करके उस पचे पचाए भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ पर ग और घ ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि राइजोपस और ईस्ट दोनों ही फंजाई हैं। ऐसे में हमारा एकमात्र ऑप्शन, एकमात्र विकल्प ख बचता है, टेपवार्म, जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म है। टेपवार्म यानी पेट का कछुआ। जी हाँ, ये एक ऐसा जीव है जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जीव है। यह हमारे पेट में, हमारी आंत में पचे पचाए भोजन को ग्रहण करता है और बदले में हमें कोई फायदा नहीं देता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों के द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो बात यह है कि ऑक्सीजन आता कहां से है? फ्रॉम वेयर डज द ऑक्सीजन कम? वह ऑक्सीजन कहां से आता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 चीजें नितांत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात बिना इन 3 चीजों के वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। वो 3 चीजें क्या हैं? वाटर यानी जल, यानी कि H2O, और दूसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और तीसरी है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। तो जो जल लिया जाता है पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए, H2O लिया जाता है, ये ऑक्सीजन वहीं से निकलता है। अब मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से जल से ऑक्सीजन निकलता है। तो देखिए, जल को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा H2 और O2 में तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में।
जहां पर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस की प्रक्रिया में आगे ले लिया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन वगैरह निकाल करके इसको ईटीएस में काम में लिया जाता है और बचता है O2, जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ख सही होगा, जल से। बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत होंगे। जल से ही प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र में कुल कितनी लार ग्रंथियां हैं। मानव पाचन तंत्र कहें या फिर मानव शरीर कह लें, क्योंकि लार ग्रंथियां और कहीं पाई नहीं जाती हैं। तो मानव शरीर में या मानव पाचन तंत्र में कुल कितनी लार ग्रंथियां हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानव शरीर में या मानव पाचन तंत्र में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुख्यतः पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी का अर्थात 6 लार ग्रंथियां होती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग सही है। इन तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों के नाम हैं, पहला है अपकर्ण ग्रंथि, जिसे अंग्रेजी में पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। दूसरा है अवचिबुकीय ग्रंथि, जिसे अंग्रेजी में सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। और तीसरा है अधोजिह्वा ग्रंथि, जिसे हम अंग्रेजी में सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। तो ये 3 जोड़ी हमारी लार ग्रंथियां हैं, यानी कुल नंबर्स में 6 ग्रंथियां हैं लार की, जो कि हमारे शरीर में पाई जाती हैं। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, मानव आहार नली में यानी मानव आहार नली में पेट यानी स्टमक के कुल कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि मानव आहार नली में पेट के कुल 3 भाग होते हैं। 3 मुख्यतः भाग होते हैं, जिनके नाम हैं कार्डियक पोर्शन, फंडस पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन सबसे पहला भाग होता है, फंडस पोर्शन बीच का भाग होता है और पाइलोरिक पोर्शन सबसे निचला भाग होता है। तो यहाँ पर ग ऑप्शन हमारा सही है। 3 भाग होते हैं आहार नली में पेट के। और कार्डियक पोर्शन का क्या फंक्शन होता है कि यह बलगम को निकालता है, बलगम सेक्रीट करता है, म्यूकस सेक्रीट करता है। और फंडस रीजन का क्या काम है कि यह गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और फंडस पार्ट जो है यही सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है स्टमक का। तीसरा पार्ट जो है पाइलोरिक पार्ट से गैस्ट्रिन हार्मोन का सेक्रीशन होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या फंक्शन है कि वह गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेक्रीशन को नियंत्रित करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस कितना निकालेगा कितना नहीं निकालेगा, इस पर नियंत्रण रखता है कौन, गैस्ट्रिन हार्मोन। इसके अलावा पाइलोरिक पार्ट 2 विशेष प्रकार के बलगमों को भी निकालता है। तो यहां पर आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है विकल्प ग 3, अर्थात मानव आहार नली में पेट के कुल 3 भाग होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, मानवों में स्थायी दांतों का सही दंत सूत्र है। तो मानवों में जो स्थायी दांत होते हैं उनका सही दंत सूत्र होता है 2-1-2-3/2-1-2-3। 2 दांत इंसीजर के होते हैं, 1 दांत कैनाइन का होता है, 2 दांत प्रीमोलर के होते हैं और 3 दांत मोलर के होते हैं। जब दांत स्थायी हो जाते हैं, स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ के। इसके पहले दूध के दांत होते हैं, जिनका दंत सूत्र होता है 2-1-2-0/2-1-2-0। यहाँ पर 3 की जगह 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि उस समय दूध के दांतों में जो मोलर टीथ होती है, चौभर वाले दांत होते हैं, वे दांत नहीं होते हैं। दंत सूत्र कैसे बनाया जाता है, जो मानव के दांतों का पूरा जबड़ा होता है उसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है और 1/4 भाग में दांतों की जितनी संख्या होती है उसे ऊपर लिख लिया जाता है और वही संख्या नीचे भी होती है तो वही संख्या नीचे भी लिख ली जाती है। तो मानव शरीर में दांतों में इंसीजर्स की संख्या 2 होती है, कैनाइन्स की संख्या 1 होती है, फिर इसके बाद प्रीमोलर्स की संख्या 2 होती है और मोलर्स की संख्या 3 होती है, केवल 1/4 भाग में। वैसे तो इंसीजर्स 4 होते हैं, कैनाइन्स 2 होते हैं, प्रीमोलर्स 4 होते हैं और मोलर्स 6 होते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वही आ जाएगा कि देखिए इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यानी कि यहाँ पर पहला वाला जो पहले 2 लिखा गया है ये इंसीजर के लिए है, दूसरा वाला जो 1 लिखा गया है ये कैनाइन के लिए है, और ये जो फिर से 2 लिखा गया है ये प्रीमोलर के लिए है, और इसके बाद जो 3 लिखा गया है ये मोलर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है क 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। यहाँ पर ख ऑप्शन में आपके मिल्क टीथ का दंत सूत्र दिया गया है, दूध के दांतों का मिल्क टीथ का दंत सूत्र दिया गया है, डेंटल फॉर्मूला दिया गया है। बाकी चूंकि जो ग और घ ऑप्शन हैं ये आपके गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 6वें प्रश्न की तरफ। मानव पाचन तंत्र में किस स्थान पर पाचन क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है? तो यहाँ पर प्रश्न है कि किस स्थान पर टोटल एलिमेंट्री कैनाल में किस प्लेस पर डाइजेशन की प्रोसेस, पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। तो आपके ऑप्शंस हैं बड़ी आंत में, छोटी आंत में, पेट में, रेक्टम में। तो मैं अगर बात करूं पहले ऑप्शन की बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है भोजन को पचाने के बाद उसको ल्यूब्रिकेट करते हैं, यानी कि उसमें कुछ एंजाइम्स को मिला करके उसको ल्यूब्रिकेट करते हैं ताकि वो इजीली एक्सक्रीट हो जाए हमारे बॉडी से। और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी हमारा है, ऑप्शन नंबर ख है छोटी आंत में। तो जी हाँ दोस्तों, आपका ख ऑप्शन सही है। छोटी आंत में पूरी तरीके से पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। जहां पर पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद छोटी आंत की दीवारों पर विलाई नाम के विली नाम के ऑर्गन यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जो कि उन पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और उन तत्वों को कोशिकीय श्वसन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, कोशिकीय श्वसन के लिए शरीर में भेज दिया जाता है। ऑप्शन सी पेट में, तो पेट में होता नहीं है, और रेक्टम में तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। आपके विकल्प हैं हरे प्रकाश में, बी यानी ख पीले प्रकाश में, ग लाल प्रकाश में, और घ नारंगी प्रकाश में। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण उस लाइट में होगी, उस प्रकाश में होगी जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, प्रकाश संश्लेषण उस प्रकाश में सबसे ज्यादा होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि लाल प्रकाश का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो फोटोसिंथेसिस भी लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सोचा होगा कि पीले प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जब आर्टिफिशियल कल्चर में प्लांट्स को रखा जाता है, रेड लाइट में रखा जाता है, तो फोटोसिंथेसिस नॉर्मल तरीके से बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तो आप यह ध्यान में रखिएगा हमेशा कि पीले नहीं, लाल रंग में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, सबसे तीव्र गति से फोटोसिंथेसिस होती है। और इसका रीजन यह है कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए रेड लाइट काफी दूर से भी दिखाई देती है, इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, पेप्सिन पचाता है। दोस्तों, पेप्सिन एक प्रकार की एंजाइम है जो कि मैंने पिछले प्रश्न में जिक्र किया था गैस्ट्रिक ग्लैंड का। जी हाँ दोस्तों, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट की जाती है। गैस्ट्रिक जूस निकाला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, और गैस्ट्रिक जूस जो है वह 2 चीजों का समावेश है, पहला पेप्सिन और दूसरा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें पेप्सिन एंजाइम जो है यह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन जो है यह एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल पदार्थ है, यह एक जटिल कंपाउंड है, जटिल संयोजक है।
और जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं और पॉलीपेप्टोन्स हैं ये उसके सिंपल फॉर्म्स हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है पेप्सिन। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प क। जी हाँ, पेप्सिन हमेशा प्रोटीन को पचाने में हमारी मदद करता है। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। मानवों में सामान्य रक्तचाप होता है, यानी इन ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 100 से 210 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी एमएम ऑफ एचजी जो है ये ब्लड प्रेशर को नापने की इकाई है। ठीक, तो ख ऑप्शन आपका है 60 से 140 mm ऑफ एचजी, 100 से 180 mm ऑफ एचजी, 80 से 120 mm ऑफ एचजी। यहाँ पर 80 और 120 जो कम वाले नंबर हैं ये सिस्टोलिक प्रेशर है, और जो ज्यादा वाले हैं ये डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सॉरी, जो कम वाले नंबर्स हैं ये आपके डायस्टोलिक प्रेशर हैं, और ये जो ज्यादा वाले नंबर्स हैं वो सिस्टोलिक प्रेशर है। यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ज्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब रिलैक्स करता है तो कम प्रेशर से रिलैक्स करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर है घ 80 से 120 mm ऑफ एचजी। 80 to 120 mm of Hg is the right option। इतने रक्तचाप पर व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। मानवों में सामान्य रक्तचाप 80 से 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ठीक है, तो आइए अपने अंतिम प्रश्न 10वें प्रश्न की तरफ हम अग्रसर होते हैं। पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए, ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनता है, फूड में ग्लूकोज बनता है और उसको स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ग्लूकोज जो बनता है उसे पूरे पौधे में, जैसे कि भोजन एक जगह बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल अपने घर की अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक जगह हमारे रसोई घर में भोजन बनता है, उसके बाद पूरा परिवार भोजन करता है। तो उसी तरीके से पौधों की पत्तियों में मुख्यतः भोजन बनता है, और उसके बाद सारे पौधे के सारे अंग में भोजन को स्थानांतरित करने का जो कार्य होता है उसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया है इसे संपन्न किसके द्वारा किया जाता है? तो जाइलम ऊतकों के द्वारा, फ्लोएम ऊतकों के द्वारा, रक्षक कोशिकाओं के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलोकेशन जो होता है वो फ्लोएम ऊतकों के द्वारा किया जाता है, फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा किया जाता है। आपको मैं बता दूं इनमें से कोई ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। रक्षक कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि रक्षक कोशिकाएं क्या करती हैं, ये गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाओं का मतलब गार्ड सेल, ये स्ट्रोमेटा के ऊपर होती हैं और ये ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करती हैं, यानी कि जल के वाष्पीकरण को कंट्रोल करती हैं। जो पौधों में जल की मात्रा पाई जाती है उसे नियंत्रित करती हैं। जाइलम ऊतकों द्वारा क्या होता है, जल का परिवहन होता है। जड़ों से जो जल लिया जाता है पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए, उसे पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम ऊतकों द्वारा किया जाता है। इसलिए यह भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऐसे में आपका एकमात्र ऑप्शन ख बचता है जो कि सही उत्तर है, और इसी के द्वारा ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो यहाँ पर आज मैंने आपको 10 प्रश्नों की आपके सामने 10 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से नितांत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूंगा विदा। आपसे मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।